reply. Motion moved. I shall now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. माननीय श्री दिग्विजय सिंह। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। हम चाहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहे, क्योंकि उन्हीं के राज्य का ये मसला है और उन्हीं के विवेक और उन्हीं के सुझाव पर शायद ये मंत्रालय कृषि विभाग से लेकर गृह विभाग को सौंपा गया है। हम माननीय मंत्री जी और सरकार के आभारी हैं। आपने इस सहकारी विश्वविद्यालय का जो बिल है, प्लीज शांति बनाए रखें प्लीज। उसका नामकरण एक ऐसे वरिष्ठ तत्कालीन सहकारिता के कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय श्री त्रिभुवन दास जी पटेल के नाम से रखा है, जिन्होंने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से और वी कुरियन साहब के सहयोग से इस देश में श्वेत क्रांति की अगुवाई की 2014 के पहले। और ये सब माननीय उपसभापति महोदय 2014 के पहले का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ है उसकी जानकारी शायद मंत्री जी देंगे। माननीय लोकतंत्र में सरकार की नीयत, उसकी नीति, नियम और कानून जो बनाते हैं उस पर झलकती है। इस पूरे 11-12 साल के इनके कार्यकाल में 3 बिंदु साफ झलकते हैं। एक, हर नीति में, नियम में, कानून में इनकी नीयत झलकती है पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में। दूसरा, इनकी नीयत झलकती है सत्ता के केंद्रीकरण में, राज्यों के अधिकारों को हथियाने में। और तीसरी, माननीय उपसभापति महोदय आप जानते हैं, हर बात में सांप्रदायिक कटुता फैलाकर वे अपनी नीयत प्रदर्शित करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, गुजरात के ग्राम कैरा में वहाँ के दूध उत्पादकों ने आंदोलन किया। उस समय पोल्सन बटर के लिए दूध वहाँ से ले जाया जाता था और किसानों ने आंदोलित किया कि आप कम भाव में दूध लेते हैं और महंगा मुंबई मिल्क स्कीम को बेचते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनसे कहा कि दूध सहकारी समिति का गठन करो और मोरारजी भाई देसाई को कहा कि आप इनका सहयोग करो। और वर्ष 1946 में अमूल सहकारी समिति प्रारंभ हुई। माननीय, ये एक ऐसा उदाहरण है जहां प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की जो खाई है वो पाटता है। सामान्य तौर पर आज के व्यवस्था में किसान को उनकी उपज का केवल 30-40% ही मिल पाता है बिचौलिए और प्रोसेसिंग के बाद। लेकिन अमूल एक ऐसी संस्था है जिसका 80% जो भाव उपभोक्ताओं से आता है वो किसानों के पास जाता है। यही शक्ति है सहकारिता की और इसमें यही कारण है जिसकी वजह से हमारे भारतीय संविधान की आर्टिकल 2043 में संविधान के ऊपर, संविधान में सहकारिता पर पूरा एक आर्टिकल रखा गया। सरदार पटेल ने कहा था, I know of no other instrument so potentially powerful and full of social purpose as the cooperative movement. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं
सभापति महोदय कि सरदार पटेल ने कहा था कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, वह एक अलग प्रकार की जीवन शैली है, एकता की, न्याय की और समरसता की। और इसी सहकारिता को उन्होंने कहा था कि ये भारत को शक्तिशाली बनाएगा और अखंड रहेगा और आर्थिक और सामाजिक विकास के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएगा। इसीलिए संविधान में इसे राज्यों की सूची में रखा गया। देखने में आ रहा है माननीय सभापति जी कि लगातार राज्यों के अधिकारी, हमारा राज्यों का हाउस है और इस राज्यों के हाउस में लगातार राज्यों के अधिकार को धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, माननीय मंत्री जी यहाँ है नहीं, अगर अमित शाह जी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक दूसरा सरदार गुजरात का बनना है तो आप कम से कम उनके विचारों को अंगीकार करिए। सहकारिता के माध्यम से, जनता के, किसानों के माध्यम से, उपभोक्ताओं के माध्यम से, और जी मैं वही कह रहा हूं कि साहब आपको करना है तो उसका पालन करिए, उनके विचारों का। लेकिन इन्होंने राज्यों का अधिकार छीना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति जी कि आज केंद्र सरकार ने सहकारी मंत्रालय बनाया। पूर्व में यह मंत्रालय कृषि विभाग के साथ था, हमेशा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हुआ करती थी। लेकिन किस उद्देश्य के साथ और किस मंशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता को अलग किया और सहकारिता को कृषि से अलग करके गृह मंत्रालय के साथ जोड़ा, ये क्या राज छिपा है मैं कह नहीं सकता। आज इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें क्या राज छुपा है, तो जोशी जी आप पता नहीं लगा पाओगे। ये गुजरात का मामला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस कान आप देख रहे हैं, आई एम नॉट यील्डिंग, इस बिल के माध्यम से कोऑपरेटिव का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। यानी कि कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है और कोऑपरेटिव सहकारिता जो है, वो सहकारिता किसान और मजदूरों के हाथ से निकालकर उसे उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, भारत और विश्व स्तर पर सहकारिता आंदोलन हमेशा से समाजवादी विचारधारा उसमें निहित रही है। यह श्रमिक केंद्रित आंदोलन रहा है और श्रमिकों के नेतृत्व में चलता है। इसमें कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट्स और सहकारिता में यही अंतर है। कैपिटलिज्म में कॉरपोरेट्स जो है पूंजी से मजदूर लेते हैं और यही सहकारिता मजदूरों से पूंजी इकट्ठी की जाकर मजदूरों को उसका हक दिया जाता है। यही फर्क है कॉरपोरेट्स और कोऑपरेटिव के बीच में। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हर 5वें साल चुनाव होना चाहिए। 6 महीने से उससे एक्सटेंशन के बाद किसी हालत में उन्हें चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन आप देख रहे हैं, मुझे मालूम है अनेक प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें हैं, सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराए जाते और प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक के माध्यम से वे सहकारी समितियों में जैसा चाहते हैं वैसा मन माना वे निर्णय कराते हैं। मैं और की बात तो नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 4536 पैक्स हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। उनमें से 3800 यानी कि 80%
जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं वे पूरी तरह से आज ओवरड्यू हो चुकी हैं, भारी घाटे में हैं और वहाँ के चुनाव भी नहीं हो रहे। इसी प्रकार 38 जिला सहकारी बैंक में से लगभग 13 जिला सहकारी बैंक की हालत ये है कि वे 2000 रुपये भी अपने सदस्यों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार घोटालों का अंबार है। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक में 100 करोड़ का गबन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार ग्वालियर में 25 करोड़ गबन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं है माननीय सभापति महोदय, अनेक सहकारी संस्थाओं में 20 साल से सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए और प्रशासक को बैठा रखा है। ये माननीय मंत्री जी, इस बारे में आप कम से कम जोशी जी, गृह मंत्री जी को इतना बता दीजिए, अरे सहकारिता मंत्री जी को बता दीजिए कि कृपया आप सहकारिता के मंत्री हैं तो कम से कम राज्यों में क्या सहकारिता की हालत है पता लगा लीजिए। अब 5 साल में चुनाव होना चाहिए, संविधान में प्रावधान है, लेकिन मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उसमें भी कानून परिवर्तन करके कह दिया कि नहीं, चुनाव ना हो तो ना हो, अनंत काल तक चुनाव स्थगित करने का अधिकार दे दिया और अनंत काल तक प्रशासक को बैठने का अधिकार दे दिया। ये है सहकारिता के हालात इस देश में। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो सरदार पटेल का एक दूसरा रूप बनना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश का वहाँ के प्रबंध संचालक पर गबन की शिकायत हुई। 12 बार 12 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ ने लिखकर भेजा राज्य सरकार को किस पर कार्रवाई करिए, लेकिन राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। ये हालत है डबल इंजन सरकार की। मैं अब इस बात को आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इरमा का गठन कुरियन साहब के, कुरियन जो कि पूरी तरीके से जिन्होंने कि अमूल का प्रबंधन किया और उसे स्टेटस दिया, उन्होंने इरमा का गठन इसलिए किया क्योंकि ज़रूरत थी वहाँ पर ऐसे मैनेजर्स की, ऐसे कार्यकर्ताओं के, ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को जिनके अंदर की किसान और मजदूर के हित में और किसानों को संगठित करने की क्षमता हो, उनमें पैदा की जाए। इसलिए इरमा का गठन किया गया और वो गठन जो है एनडीडीबी और साथ में गुजरात सरकार और अन्य लोगों ने मिलकर उसका संयुक्त प्रयासों से उसका गठन किया। आज इस इरमा जैसे संगठन को हथियाने के लिए ये सहकारिता यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है और इसी में क्योंकि राज्यों के अधिकार की बात थी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर आज इसको दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो उस तरह के मैनेजर्स और अधिकारी बनाने के पक्ष में रहते हैं जिसमें कि शेयर होल्डर्स के लिए और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि शेयर्स के प्राइसेस बढ़े। लेकिन कोई भी आज कॉरपोरेट जो मुनाफा हो रहा है वो वर्कर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर नहीं कर रहा है। और यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इरमा के अंदर जो मैनेजमेंट कोर्स हो, जो कि हमेशा से उसको अधिकार था, उसकी ऑटोनॉमी थी। अब हालांकि बिल में कायम ऑटोनॉमी कायम रखेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के रहते हुए वाइस चांसलर वो अपॉइंट करेंगे, चांसलर वो अपॉइंट करेंगे और गवर्निंग बॉडी में सारे उसके मेंबर्स वो अपॉइंट करेंगे, तो ऑटोनॉमी कहां से रहेगी। ये पूरे तरीके से इरमा को हथियाने के लिए ये यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मूल रूप से इरमा अभी तक किसानों के हित में, और ये इरमा जो है ये सरकार की संस्था नहीं है, ये वहाँ पर दूध उत्पादकों और किसानों के
के शेयर होल्डर्स की वजह से, मालिकों की वजह से ये संस्था उनके प्रति आप जिम्मेदार थी। लेकिन अब इस कानून के माध्यम से उनका हक चला जाएगा। किसानों के शेयर, जो शेयर लिए हुए हैं उन्होंने कोऑपरेटिव उसमें, उनका अधिकार छीनकर ये केंद्र सरकार ने उस पर अब कब्जा कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से अमित शाह जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके कम से कम इसके फैकल्टी की अपॉइंटमेंट में इस बात का ध्यान रखें कि किन को आप वहाँ अपॉइंट करने जा रहे हैं। मैं इस मामले में ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे आपके जो ऑटोनॉमी, अगर आप जैसा कि बता रहे हैं कि ऑटोनॉमस रहेगा, लेकिन उस ऑटोनॉमी में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें जो कोर्सेज हो और जो फैकल्टी अपॉइंट हो, उनमें कम से कम चयन उन लोगों का होना चाहिए जिनका सोच विचारधारा किसानों के हित में है, जो सहकारिता के पक्ष में है, जो मजदूरों के पक्ष में है, जो पूरे तरीके से सहकारिता आंदोलन की जो कल्पना है पूरे विश्व में, सहकारिता आंदोलन के जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा आगे बढ़ाया, वो यहाँ के सबसे बड़े उसके नेता रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, उनके नाम से कसम खाते हैं, लेकिन आज पूरे इरमा को और वहाँ के सहकारिता आंदोलन को समाप्त करने के लिए ये विश्वविद्यालय कायम किया गया है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इसका एडमिशन टेस्ट भी अलग, जो कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, उससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो छात्र यहाँ पे भर्ती होना चाहते हैं वो लोग मूल रूप से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के लिए वहाँ पर उन MBA के कोर्सेज में जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। लेकिन इसके लिए, इरमा के लिए अलग से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, एडमिशन टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि उसी प्रकार के लोग वहाँ पर एडमिशन लें, वही छात्र उसमें एडमिशन लें जो गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, स्लम्स में, गरीब इलाकों में काम करने की मानसिकता जो रखते हो, वो अपना भविष्य उनके सेवा में लगाना चाहते हैं, कम से कम उसी प्रकार के छात्र वहाँ पर प्रवेश लें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज इरमा की ऑटोनॉमी कायम रखना इतनी आवश्यक है। हम नए विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करते हैं और इस तथ्य की भी सराहना करते हैं कि इसका नाम आपने हमारे कांग्रेस के एक महान नेता त्रिभुवन दास जी पटेल के नाम रखा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इरमा को इसमें शामिल करे बिना भी आप विश्वविद्यालय बना सकते थे, लेकिन आपका जो हिडन एजेंडा है वो हिडन एजेंडा है इरमा को समाप्त करो, किसानों का सहकारी आंदोलन समाप्त करो, तभी जाकर उनका उद्देश्य पूरा होगा, तभी यही उनकी नीयत है जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, माननीय जोशी जी, आप हमारा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना संदेश पहुंचा दीजिए कि वे कम से कम बख्शें और इरमा को आज भी समय है, इसको आप त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी में से इसको बाहर करके आप अलग से सहकारी यूनिवर्सिटी बनाइए, अलग से सहकारिता के कोर्स चलाइए, लेकिन आप इरमा को कम से कम बर्बाद मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।